वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट में ग्रामर का एक टॉपिक लिया था जो हमारा फिनिश हुआ एक्टिव पैसिव। 8th में तो मैंने एक दो टॉपिक और करवा दिए थे, नोटिस एंड एप्लीकेशन राइटिंग। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हैं, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। एक तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर। तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफ़ी डिफरेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पहले मैं मीन्स बता देती हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। जैसे हम किसी पर्सन से बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो टॉक आती है जिसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, कोई चेंज नहीं करते हैं, वो होता है डायरेक्ट, जैसा मेरा आपसे बात करना अभी। अब इसी चीज़ को हम किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, किसी और को बताते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल टॉक में देख लेते हैं कि कल उसने मुझे ऐसा कहा था, ठीक है। आज की जब हम बात कर रहे हैं तो आज वो मुझे ऐसा बोल रहा है, कल उसने मुझे ऐसा कहा था। तो डायरेक्ट जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, जहाँ पर टू पर्सन्स की प्रेजेंस होती है, वो डायरेक्ट हुआ। और जहाँ पर बात तो है लेकिन वो जो पर्टिकुलर जिसने वो बात कही, जिसने वो स्टेटमेंट दिया, वो पर्सन वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, उसकी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं है, वो होता है इनडायरेक्ट, राइट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ बेसिक चीज़ें ये होती है कि जब डायरेक्ट का सेंटेंस लिखा जाता है, राइट, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता भी देती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर होता जाए। He said, comma, inverted comma, I can go there, right? ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से वापस अपना कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ को जो मैं लिख रही हूँ मैं बोल भी रही हूँ ओरली, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक सेंटेंस देखा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन गो देयर। अब ये हुआ डायरेक्ट का सेंटेंस, ये है डायरेक्ट का सेंटेंस। इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसमें हमने कॉमा भी देखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट भी देखा, राइट। अब आता है इनडायरेक्ट का सेंटेंस। देखिए, डायरेक्ट के लिए मैं डी यूज कर रही हूँ और इनडायरेक्ट के लिए मैं आई डी यूज कर रही हूँ, राइट। आप मेंशन कर ले कि डायरेक्ट मतलब डी मीन्स डायरेक्ट एंड आई डी मीन्स इनडायरेक्ट। यस, he said that he could go there। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, राइट, तो ये डायरेक्ट का हुआ। अब जब हमने इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाया तो हमने यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटा दिए और उसकी जगह क्या यूज़ किया, हमने दैट कंजक्शन यूज़ किया जो दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम कर रहा है, और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा दिया हमने। देन लास्ट में हमने एज इट इज़, यहाँ फुल स्टॉप था तो यहाँ भी फुल स्टॉप हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, क्लियर, ये बात हो गई। अब हम ये देख लेते हैं कि जो टू पार्ट्स आते हैं डायरेक्ट के, डायरेक्ट सेंटेंस में आपने टू पार्ट्स देखे। पहला आ रहा है ही सेड एंड देन फिर कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है आई कैन गो देयर। तो इन टू पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। इस मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am learning my lesson। राइट, अब हम देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट होता है,
क्या होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आप अपनी नोटबुक में इसको मेंशन करते जाएंगे तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉपर्ली समझ में आएगा। जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट है वो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, राइट, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसका इनडायरेक्ट का सेंटेंस भी एक देख लेते हैं। इनडायरेक्ट इसको हम कन्वर्ट कर ही देते हैं। ये बेसिक रूल्स बता रही हूँ मैं, इसके बहुत सारे रूल्स है अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा कि हमने एक्टिव पैसिव में भी पढ़ा था, ठीक है। और अब हम आगे देख लेते हैं। Yes, Mohan said that yes, ये हमारा बना, सॉरी, ये हमारा बना इनडायरेक्ट का सेंटेंस, राइट। अब हम देखते हैं एक और बेसिक रूल्स। अब एक सेंटेंस में आपके सामने ऐसा दे रही हूं, जैसे मोहन says to his mother, comma, inverted comma, the sweets are very good, राइट। अब देखो फर्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो मोहन सेड वगैरह था, राइट। अब यहाँ पे देखो सेज टू आ रहा है, तो इसकी इस टाइप के जो सेंटेंसेस चेंज होंगे ना वो कैसे होंगे? जैसे सेज टू आया तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे सेज टू को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो टेल्स हो जाएगा, राइट। अगर यहां पर से टू है, यहां पर अगर से टू है तो वो हो जाएगा टेल, और अगर है सेड टू है तो वो हो जाएगा टोल्ड। अब उसके लिए पीछे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा? अगर खाली दे रखा है कि मोहन सेड तो कोई दिक्कत ही नहीं, मोहन सेड, तो नेक्स्ट जब इनडायरेक्ट बनेगा तब भी मोहन सेड ही रहेगा, राइट। और अगर दे रखा है मोहन सेड टू हिज मदर, तो सेड टू है तो सेज टू टेल्स में बदलेगा, सेड टू टेल में बदलेगा, और सेड टू टोल्ड में बदलेगा, ठीक है। ये रूल नंबर 2 था। देखिए रूल आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट कॉमन रूल जो मैं है बता देती हूँ आपको कि इन कंडीशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा बोला था मैंने? जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है, जो स्टार्टिंग का होता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, तो
तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, आप लिखते जाएं साथ में जो मैं बोलती हूं, देयर इज नो चेंज in reported speech, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूं मैं। He says they have read the book. राइट? अब मैंने जो पहले बताया था वो रूल और इस रूल में डिफरेंस है। यहाँ पर ओनली सेज है, अगर सेज टू होता तो टेल्स में चेंज होता, लेकिन यहाँ पर सेज ही है तो हम एज इट इज रखेंगे। और क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि से वर्ब है उसके पीछे एस आ गया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट के सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लिख देंगे ही सेज दैट, नो चेंज, दे हैव रीड द बुक। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको काफ़ी पेशेंसफुल के साथ पेशेंस रख के समझने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक मैं इस वीडियो में ड्रॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी अच्छे से डिफाइनली पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल हमने अपनी क्लास में क्रिया टॉपिक पर चर्चा की थी। क्रिया के बाद आज हमारा नया प्रकरण है जो कारक। और कारक क्या है, कारक की क्या परिभाषा होगी और कारक के कितने भेद हैं, कारक का क्या प्रयोग होता है, कारक का हमारे हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि कारक क्या है। देखिए कारक परिभाषा, कारक का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वह कारक होता है, क्रिया का निष्पादक। किसी भी कार्य को जो समाप्त करने वाला, निष्पादन करने वाला होता है वह उसे हिंदी में कारक कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक में क्या क्या चाहिए, विभक्ति चाहिए। कारक में विभक्ति चिन्ह होता है, उसे कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो चिन्ह होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। कारक के प्रमुख भेद कितने हैं, तो कारक के भेदों की बात करें तो कारक के प्रमुख तो 8 भेद होते हैं। संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की बात करें, क्रिया को करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। अर्थात जो भी व्याकरण में जो कर्ता होता है वह कार्य का निष्पादक होता है। कर्ता के बिना किसी प्रकार के कार्य की संभावना ही नहीं की जा सकती है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है। जो कर्ता होता है या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। जैसे बात करें कि मोहन संज्ञा है, वह सर्वनाम है, तो संज्ञा और सर्वनाम ही होता है और क्रिया से उसका संबंध होता है। जो भी काम किया गया, जैसे मोहन लिखता है तो क्रिया क्या, लिखना, और उससे संबंध किससे है, मोहन से। तो चाहे क्रिया सकर्मक हो अकर्मक हो, लेकिन वास्तविकता में क्रिया जो कारक का संबंध किससे है, क्रिया से होता है। और विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है। जो कर्ता कारक के जो विभक्ति का प्रयोग होता है चिन्ह का, वह सकर्मक क्रिया के साथ होता है और भूतकाल में होता है।
अकर्मक के साथ कभी भी कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। विभक्ति का प्रयोग जो होता है सकर्मक क्रिया के साथ, और वो भी भूतकाल में, वर्तमान और भविष्य में नहीं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, या मोहन कौन है? कर्ता, क्रिया कौन सी है? सकर्मक। क्या लिखा? पत्र लिखा। विमला ने दूध पिया, क्या पिया? दूध। तो यहाँ पर दोनों जो वाक्य हैं उसमें क्रिया जो है सकर्मक है, और भी क्या है? सकर्मक के साथ साथ भूतकाल में भी है, क्योंकि लिखा और पिया जो भूतकाल में होने वाली क्रियाएं हैं। कर्मकारक दूसरा, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। कर्मकारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्मकारक के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। सजीव कर्मकारक जो होंगे उनके साथ कर्मकारक की विभक्ति का प्रयोग होगा, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे वह पत्र लिखता है, मोहन ने श्याम को पुस्तक दी। अब देखो इन दोनों में, पहले वाक्य में वह पत्र लिखता है, पत्र हमारे क्या है? निर्जीव कर्म है, सजीव नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरा, मोहन ने श्याम को पुस्तक दी। अब मोहन सजीव करता है, पुस्तक, मोहन ने पुस्तक दी किसको? क्या वह किसको का प्रश्न है? किसको? श्याम को। श्याम हमारा कौन है? सजीव कर्म है, इसलिए जहां सजीव होगा उसके साथ को का प्रयोग होगा, निर्जीव के साथ नहीं, लेकिन कर्म कारक जरूर होगा। इसके बाद कर्म कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आज्ञा सूचक शब्दों में, निर्जीव के लिए भी हो सकता है, जहां आज्ञा हो, जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया जब भले हैं, कर्म अकर्मक है, लेकिन फिर भी वह आज्ञा जनित वाक्य होने के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? कर्म का प्रयोग होगा, कर्म कारक का प्रयोग होगा। स्वाभाविक क्रियाओं में को विभक्ति का प्रयोग होता है। उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है, तो स्वाभाविक क्रिया, उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है, जो स्वाभाविक क्रिया उसमें भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। आगे बात करें तो तीसरा कारक आता है हमारा करण कारक। करण का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ साधन, अर्थात जो भी कर्ता जिस साधन का प्रयोग करके कोई कार्य निष्पादित करता है तो उस साधन को करण कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। अब जो करण कारक में हम देखा कि से और के द्वारा का प्रयोग होता है, और मैं कलम से लिखता हूं। अब यहां माध्यम क्या है? कलम से। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। उसे किससे पत्र प्राप्त हुआ? डाकिये द्वारा। इसलिए यहां पर कौन सा हो गया? करण कारक हो गया, से और के द्वारा का प्रयोग होगा। आगे चले, आज्ञाजनित वाक्य। आज्ञाजनित वाक्यों में भी देखें, ध्यान से अध्ययन करो, आज्ञा दी गई है, वहां पर भी करण कारक प्रयोग होगा। राम पेन से नहीं पेंसिल से चित्र बनाओ, अब उसको भी आज्ञा दी है, सजेशन दिया गया है, वहां आज्ञा हो, सजेशन जो आपको दी, सूचना दी गई है, उसके आधार पर यहां पर आपका कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। सीख में भी करण कारक का प्रयोग होता है। मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, तो यहाँ सीख दी गई है, मेहनत से सफलता मिलती है, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, अच्छे काम से अच्छा परिणाम मिलता है। जहाँ पर ऐसा दिया है, सीख दी है, वहाँ पर भी करण कारक का प्रयोग होता है। गुण और स्थिति में भी राम हृदय से दयालु है, वह स्वभाव से कंजूस है, गुणों में भी करण कारक का प्रयोग। रीति से विद्यार्थी क्रम से खड़े हैं, सभी विद्यार्थी क्रम से आवे, इस प्रकार जो दिया हो उसमें भी यहाँ पर करण कारक। मूल्य आंकने में भी सेब किस भाव से दे रहे हो, अनार किस भाव से दे रहे हो, विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में जो भाव ताव किया जाता है उसमें भी करण कारक होता है। उत्पत्ति के क्रम में सोना, धरती, सोना खानों से मिलता है, तो अर्थात जो खानों से निकलना, चांदी खानों से निकलता है, तो जो हीरे जवाहरात जो भी निकलते हैं वो सब उत्पत्ति होती है, जिनकी भी उनकी सबकी के बारे में करण कारक होता है। कमी दिखाने के लिए भी बुखार से बहुत कमजोर हो गया, इस प्रकार के वाक्य भी आ जाते हैं, वहां पर भी हमें करण कारक का प्रयोग। कि प्रार्थना और निवेदन में भी ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ, इसमें भी आपके करण कारक होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है?
कि संप्रदान प्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए और को है। जहां क्रिया द्विकर्मी हो, जहां दो कर्म हो, वहां विभक्ति को का प्रयोग होगा। जैसे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, यहां पर तो एक ही कर्म है, इसलिए क्योंकि लोगों ने किसके लिए दान दिया, बाढ़ पीड़ितों के लिए, एक कर्म है। मेरिट में आने के लिए मेहनत, कहाँ किसके लिए, मेरिट में आने के लिए, एक ही बार। फिर को का प्रयोग देखें, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, जहां देने के अर्थ में राजा ने गरीबों को, जहां दो ही कर्म, राजा ने क्या दिए, कंबल एक कर्म, दूसरा क्या है, किसको दिए, गरीबों को, तो जहां पर दो कर्म है इसलिए वहां पर द्विकर्मी क्रिया होने के कारण यहाँ संप्रदान के लिए को विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग होगा। पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो पुलिस ने चोर को दंड दिया, इसमें भी क्या होगा, संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। इस प्रकार अपने आज के विषय में 4 कुल कारक क्या है, कारक के परिभाषा क्या है, उनके प्रमुख भेद 8 हैं, उनमें से 4 का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नए में वापस जो 4 बचे हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी 6.3, ठीक है। उसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको सब मेथड वैसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए हैं, अब एक्सरसाइज की सॉल्व करने हैं। तो इसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर, तो इसमें आप देखना, मैं आपको एक दो सम्स करवा दूंगी, बाकी आपको ही ट्राई करने हैं ये फैक्टर बना के। क्लियर, तो नेक्स्ट देखना आप इसमें फोर्थ का जैसे मैं आपको करवाती हूँ सेकंड। क्लियर, 400। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टर यूज़ करेंगे, ओनली प्राइम नंबर यूज़ ही करने हैं आपको। 400 सबसे फर्स्ट 2 के टेबल में, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आपको प्राइम फैक्टर यूज़ करना है। तो सब 2 के टेबल से 200, नेक्स्ट 200। क्लियर, अगेन 2, जब तक 2 के टेबल से होता है तब तक 2 के टेबल से ही करना है आपको। क्लियर, ये हो जाएगा 50, अगेन 2 के टेबल में 50 25 टाइम। अब यहाँ देखना नेक्स्ट 3 नंबर, 3 से होगा नहीं, अब डायरेक्ट आपको क्या लेना है, 5 लेना है। क्लियर, प्राइम नंबर, तो 5 के टेबल से 5 और लास्ट में 1, मतलब आपके लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ये फैक्टर कंप्लीट हो गए। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 2 के पेयर आपको बनाने हैं। देख लेना, ये 2 और ये 5, तो इसमें इसका ये परफेक्ट पेयर ही है, ये वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर है, तभी इसके रूट फाइंड करने हैं हमें। जितने भी आपके क्वेश्चन में देख रहे हैं वो सब परफेक्ट स्क्वायर ही है, और इन सब का आपको रूट फाइंड करना है कि किसके स्क्वायर है, बस ये बताना है। ठीक है, तो ये परफेक्ट पेयर ही बनेंगे। तो इसमें आपको पहले लिखना है यहाँ पर, सो प्राइम फैक्टर्स। अब इनके प्राइम फैक्टर्स आप लिख दो, जैसे 400 के हमारे क्या क्या है, 2। अब इसमें से यहीं आप पेयर बना दो भले, ठीक है, यहाँ ऐसे एरो कर देना है 2। इन दोनों में से आपने एक सिंगल 2 लिया, इन दोनों में से आपने एक सिंगल 2 लिया, और इन दोनों में से आपने एक सिंगल 5 लिया है। क्लियर, रिपीट हो रहा है तो एक पेयर बन रहा है ना, तो 2, 2 और 5 ले लिया। क्लियर, अब क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। क्लियर, तो ये इसके क्या आ गया, 20 आ गया। तो इसका मीन्स क्या लिखेंगे, सो 4। अब रूट में तो रूट का साइन यूज़ करना है आपको, और इसका आंसर क्या आ गया, 20। 20 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 400 ही आने वाला है। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर, ये प्राइम फैक्टर मेथड हो गया आपके। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन देखना, जैसे 4th वाला देख लो आप। ये मेथड इजी भी रहता है आपके लिए, और इसको अच्छे से ट्राई करना है। ठीक है, ऐसे इजी मेथड है ये।
एक काम करो, मैं आपको ओड नंबर वाला बता देती हूँ, जिसमें ओड नंबर हो। जैसे फर्स्ट ही देख लो 729, ठीक है, ओड नंबर वाला देख लो, फोर्थ का फर्स्ट 729, ठीक है, ये ओड नंबर है। अब इसमें देखना 729, क्लियर। हाँ, कौन से टेबल से होगा? फर्स्ट 2 के टेबल से तो होने वाला नहीं है, डाय आप देखो 3 के टेबल से, क्लियर। 3 के टेबल में देखना 729 करके देखो, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ हो गए 12 हो गए 4 और ये हो जाएंगे आपके 3, क्लियर, 243। अब कौन सा टेबल? अगेन 3 के टेबल से हो जाएगा ये, 3 के टेबल में 24 8 टाइम और ये हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट नंबर 3 के टेबल में 81, 3 के टेबल में 81 27 टाइम आता है 2 और यहाँ 2 रहेगा 6, अगर 3 2 से हमें डिवाइड कर रही 2 और 2 रिमेनिंग 1 21, तो ये हो जाएगा 7। 3 के टेबल में 27 9 टाइम, 3 के टेबल में 9 3 टाइम और 3 के टेबल में 3 1 टाइम, क्लियर, आ गया। अब इसमें देखो टायर्स परफेक्ट बन रहे हैं टायर, अगर आपके नहीं बन रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिसिंग कर दिया है, इसलिए डिवाइड भी सही करना आप और करना। अब इसमें देखना, और ये पूरा सिस्टमेटिक आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट करके छोड़ दिया, डायरेक्ट लिख दो, ये पूरा परफेक्ट लिखना है आपको, क्लियर। प्राइम फैक्टर अब आपके जैसे प्राइम फैक्टर क्या क्या बने इसमें 400 के, सॉरी 400 नहीं 729, क्या हो जाएगा? पेयर लिख देते हैं, 3 × 3 × 3, क्लियर, यस। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 9 और 9 × 3 27, तो 7 इसका क्या हो गया? 729 का रूट हो गया, क्लियर। तो क्या लिख दोगे? सो 729 = 27, तो ये आपके आंसर। इस टाइप से आपको फैक्टराइज मेथड यूज़ करना है, क्लियर। तो ये जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप इसको डिवाइड करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देना, ठीक है, क्लियर। ये है आपके, इसमें देखना 4th वाले में आप सब कर लेना ताकि आप प्रैक्टिस में रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर find the smallest whole number by which it should be multiplied so as the get of perfect square number, also find the square root of the square number so obtained। इसमें आपको ये बताना है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे ना कि जिसमें कोई भी नंबर दे रखा होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो उसको हमें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कोई नंबर डिवाइड करते हैं। मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, तो वही क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे 252, वैसे हमें पता है कि 252 किसी का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टर यूज़ करने, पहले हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो ये वाला एक बार और देख लो आप, इसे देखना 5th का सेकंड क्वेश्चन 180, ठीक है। मैं आपको ये एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन देखना बताया था मैंने, पर एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाया, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लिख देना यहाँ पर वी फाइंड फैक्टर्स। वैसे हमें स्टार्टिंग में पता है परफेक्ट नहीं है, पर हमें एक बार फैक्टर फाइंड करने होंगे, तभी हमें पता लगेगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 180, क्लियर, 2 के टेबल से करना है आपको, डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा आपके 90, अगेन 2, तो हो जाएगा आपके 45, यस। 2 के टेबल में नहीं होगा, 3 के टेबल से हो जाएगा, ये 3 के टेबल में ये हो जाएगा 15 टाइम, क्लियर, अगेन 3, ये हो जाएगा 5 और 5 के टेबल से डायरेक्ट 5। अब इसमें देखना, लुक केयरफुली, ये पैर, ये वाला पैर, बट इसमें कोई पैर नहीं है, क्लियर। इसमें आपको
स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी, नहीं इसमें मल्टीप्लाई वाला ही है ना, तो हाँ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा देखना 2 3। अब यहाँ पर पेयर नहीं है, यहाँ पे इसका पेयर नहीं बना है, अब क्या करेंगे, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो पेयर बनने के लिए क्या करना है, 1 की रिक्वायरमेंट है, तो हम 1 5 को और क्या कर देंगे, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है कि 180 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यही आप बता देना कि पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सो 180 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, 5 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v मल्टीप्लाई बाय 180 इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 900। क्लियर। अब ये 900 देखना, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देना 900 इज, सॉरी नॉट नहीं, इज परफेक्ट स्क्वायर, इज परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें आगे आपको क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो ऑब्टेन हुआ है ना 900, इसका भी आपको रूट फाइंड करना है, तो इसका आप रूट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। 900 जिससे कोई भी डिजिट होगा उसको आप इसको परफेक्ट मेथड, ये फैक्टराइज मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, किसी से भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। तो 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 30। क्लियर। तो ये आपके डाय मैंने फाइंड कर दिया, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट। तो ऐसे ही इसमें सम्स हैं बहुत सारे, तो आपको इसमें एक तो 5th वाले में फर्स्ट कर लेना, एक 4th वाला ट्राई करना और एक लास्ट 6th वाला ट्राई करना है, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 6 से मैं रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अपन, लैंड। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज हमने रीड कर लिया था, उसके बाद हमने पॉलिटिकल साइंस का लेसन लिया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसको पढ़े हुए आपको काफ़ी दिन हो गए, बहुत लंबा लेसन चला था वो अपना। अब हम कुछ चेंज कर रहे हैं कि जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो जो नया लेसन है उसका नाम है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नाम से आपको पता चल रहा है जो सारी चीज़ें आप साइंस के अंदर भी पढ़ते हो सेम आपको सोशल के अंदर भी पढ़नी है। मैटर वो का वो रहता है, कुछ पार्ट जो होता है उसको सोशल के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी में किस प्रकार से उसका यूज रहता है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर जो हम रीड करेंगे वो पढ़ेंगे लैंड। लैंड का मीन्स क्या होता है, ज़मीन। अपनी ज़मीन कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, किस प्रकार हम उसको उपजाऊ बना सकते हैं, कौन सी ज़मीन बंजर होती है, किस पर खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट दे रखा है, अब पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। फर्स्ट लाइन वही दे रखी है, आर द वाइल्ड लाइफ आर द मेन रिसोर्सेज। क्या दे रखा है, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर द मेन रिसोर्सेज फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। क्या दे रखा है, अर्थ प्लेनेट। आप लोगों ने ये चीज़ पहले से पढ़ी कि हमारे जितने भी प्लेनेट है उसमें से एक ऐसा अर्थ प्लेनेट ही है जिस पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। भले ही हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं अदर जो प्लेनेट हैं उनके बारे में खोज कर रहे हैं कि कहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन अभी तक तो हम किस प्लेनेट की बात करते हैं, अर्थ प्लेनेट के बारे में ही जानते हैं कि जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज है उसमें, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लैंड आपको पता है, सोइल का मीन्स मिट्टी, वाटर सब जने जानते हो, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति। जैसे अभी बारिश का मौसम है, आप लोग देखते हो ना जगह जगह पर घास फूस उग गई है, या बहुत सारे जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र को देखते हो तो वहाँ पर बहुत हरियाली हरियाली। आप यहाँ से उदयपुर जाते हो तो केवड़े की नाल में देखते हो कितनी हरियाली है, तो वो क्या एक नेचुरल है। अब वहाँ पर्टिकुलर जाके कोई पेड़ नहीं लगा रहा है, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन है। एंड वाइल्ड लाइफ, वही जंगली जानवर,
ये सभी क्या है, अपने लाइफ के लिए मेन रिसोर्सेस हैं। We need to understand the uses and limitation and the various method to conserve them। अब इस लेसन के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको समझना होगा यूजेज, इसके उपयोग, एंड लिमिटेशंस, कितनी इसकी लिमिटेशंस है यानी कि किस मात्रा में अवेलेबल है, एंड द वेरियस मेथड टू कंजर्व, और ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम इनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित करना, उसको प्रिजर्व करके रखना। तो किन किन चीज़ों को कंजर्व करना है, लैंड को भी करना है, सोइल को भी करना है, वाटर को भी करना है, नेचुरल वेजिटेशन को भी करना है, और वाइल्ड लाइफ को करना है। अगर हमने इन सबको ख़त्म नहीं किया तो एक समय ऐसा आ जाएगा जिसमें से अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ख़त्म हो जाती है तो हमारा जो बैलेंस है, नेचुरल जो बैलेंस बना हुआ है हमारा प्रकृति के साथ में, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना पड़ेगा। फर्स्ट लेसन में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी रिसोर्सेज दे रखे थे, ह्यूमन मेड, मैन मेड, जो भी रिसोर्सेज दे रखे थे, तो उसमें भी लास्ट टॉपिक यही आया था अपने को कि उन चीज़ों को हम कंजर्व कैसे करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें कि मेन चीज़ इसका यूज़ कैसे करना है, इसकी लिमिटेशंस को जानना है और इसको कंजर्व करना है। पूरे लेसन के अंदर सभी के अलग अलग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है लैंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ इज लैंड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन सा है, अर्थ के ऊपर लैंड। इट इज़ कवरिंग नियरली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, आउट ऑफ विच ओनली स्मॉल एरिया इनहेबिटेबल। क्या दे रखा है, इसने कितना एरिया कवर कर रखा है, 30% ऑफ अर्थ सरफेस, आउट ऑफ विच ओनली स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया इज इनहेबिटेबल। इनहेबिटेबल का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, रहने योग्य या बसने योग्य। नियरली 1/3 एरिया इज हैबिटेबल, उसमें भी क्या है, 1/3 पार्ट जो क्या है, हैबिटेबल, रहने योग्य है, एंड द रेस्ट ऑफ द रीजन इज नॉट हैबिटेबल। और बचा हुआ जो पार्ट है, 1/3 के बाद जो बचता है वो कैसा एरिया, नॉट हैबिटेबल, यानी कि रहने योग्य नहीं है। There is uneven distributions of population on habitable land area due to the following factors। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, कितना दिया, नियरली 1/3 एरिया, यानी कि कितना एरिया रहने के योग्य है, 1/3 एरिया ये। अब उसमें इतनी सी जगह के अंदर हमारी पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया है, अनइवन हो गया है। एरिया उतना ही है और रहना सभी लोगों को, तो जहाँ पर ज़्यादा जगह है वहाँ पर तो कम लोग रहते हैं, बहुत फैले फैले रहते हैं, और जहाँ पर बहुत कम जगह है वहाँ पर लोगों की हो सकती है कि वहाँ पर उनके सारे काम अच्छे से होते हैं, तो वो लोग पर्टिकुलर वहाँ पे रहते हैं। जैसे पर्टिकुलर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि पहले के लोग नदी के किनारे रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि उनकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी होती थी, उनको पीने का पानी मिल जाता था, वो कोई भी फसल उत्पादित करते थे उससे उनको पानी की प्राप्ति हो जाती थी, तो वो लोग वहाँ पर रहते थे। अब यहाँ पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि पर्टिकुलर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो, लोगों को अच्छा बिजनेस मिल रहा, जैसे मुंबई की बात करें, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कुछ ऐसे राज्य भी होंगे जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो, अब जैसे मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देती हूँ ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन राजस्थान की पॉपुलेशन से भी कम है। अब मैं क्या कह रही हूँ, राजस्थान एक राज्य है, इंडिया का राजस्थान क्या है, एक राज्य है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश है, उसकी पॉपुलेशन राजस्थान के राज्य से भी कम है। तो अपन वर्ल्ड लेवल की बात नहीं करें, लेकिन ऐसी पोजीशन अपने देश के अंदर देखी जाए तो कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आप देखोगे तो कहीं पर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहीं पर बहुत ज़्यादा कम है। अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण से ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, असमान होता है। फर्स्ट दे रखा है वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, वेरिएशन, विभिन्नता है किसमें, भूमि में और क्लाइमेट, जलवायु में। लोग किसके अकॉर्डिंग रहना पसंद करते हैं, जलवायु के अकॉर्डिंग। जहाँ पर ज़्यादा अच्छी जलवायु होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं कि उनको कहाँ पर कंफर्टेबल फील हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अनइवन टोपोग्राफी। अनइवन टोपोग्राफी का मतलब ये असमान स्थलाकृति, यानी कि स्थल की जो आकृति है वो क्या है, असमान होती है, उसके कारण से भी नहीं रहते हैं। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, जगह जगह पर क्या बने हुए हैं, माउंटेन। स्लोप का मतलब ढलानों के ऊपर। लो लेइंग एरियाज विच आर फ्लडेड विद वाटर एंड हैव वाटर लॉगिंग।
नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जैसे अभी बारिश का मौसम है तो आप लोग देख रहे हो ना, बेणेश्वर का आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, 2 दिन बारिश है और वो बेणेश्वर क्या बन गया, टापू बन गया। तो इस कारण से भी लोग वहाँ पर नहीं रह के दूसरी जगह पर रहते हैं। तो लो लेइंग एरियाज विच आर फ्लडेड विथ वाटर, बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है, एंड है वेटर वाटर लॉगिंग, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी भर जाता है, इस कारण वो लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं। सैंडी एंड डेजर्ट एरिया, डेजर्ट का मतलब आपको पता है रेगिस्तान, अब ऐसी जगह पर कौन रहेगा जहाँ पर उत्पादन अच्छा नहीं होता है। फर्टाइल एंड थिकली फॉरेस्टेड एरिया, उसके अलावा क्या दे रखा है, फर्टाइल उपजाऊ और थिकली का मतलब यहाँ पर्टिकुलर मोटा नहीं लेंगे, घने एरिया में लोग रहना पसंद करते थे। ये कुछ ऐसे कारण हैं जहाँ पर लोग किस कारण से नहीं रहते हैं और किस कारण से रहते, तो ये क्या हो गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जहाँ पर हम रहना पसंद करेंगे और तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ नहीं रहना पड़ेंगे वहाँ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द प्लेन्स एंड रिवर वैली आर जनरली सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड देयरफॉर दे आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब ज़्यादा लोग कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, क्या दे रखा है, जनरली सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जहाँ पर लोगों को आसानी से क्रॉप्स की जो भी अनाज उत्पादित करते हैं वो आसानी से हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि वहाँ मिट्टी भी अच्छी हो, जलवायु भी अच्छी हो, उनको पानी भी मिल जाता हो। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मोस्ट डेंसली का मतलब घनत्व, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखा जाए, द थिक फॉरेस्ट, डेजर्ट, हाई माउंटेन प्लेसेस हैव अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन आर सेपरेटली पॉपुलेटेड। अब ऐसी जगह पर तो लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वही हो गया थिक फॉरेस्ट, घने जंगल, डेजर्ट, हाई माउंटेन एंड प्लेसेस हैविंग अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होती है वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। तो दोनों रीज़न आ गए, कहाँ पर हम रहना पसंद करेंगे और कहाँ पर हम रहना पसंद नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने लैंड यूज़, उसको अब हमको लैंड का यूज़ क्यों करना है, कैसे उसका विनाश हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। एक बार आप इसको रीड करना, बहुत इजी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो जो पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 8 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने कि कर्ड जो बनता है, यानी लैक्टोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है, मैंने कहा था उसको रिएक्शन में लिखना, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनता है, तो बीच में एरो पे लिख दिया होगा अपने लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया से ये चीज़ कन्वर्ट होती है, ये पढ़ाया था। उसके बाद एक मैदा का या ऐसे ब्रेड का कुछ एग्जाम्पल लिया था, एक्टिविटी कुछ थी। उसके बाद लास्ट टॉपिक में ये इस पेज का ले रही हूँ, वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। बुक में देखना आप, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल को फर्टिलिटी सॉइल की कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस या एल्गी, फंजाई जो है, वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में कैसे हमारी हेल्प करती है, वो चीज़ पढ़ेंगे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल नीड नाइट्रोजन, ये चीज़ आपको पहले फर्स्ट लेसन में भी आई थी कि कुछ एनिमल्स या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो मैंने लास्ट आपको बताया था, लेग्यूमिनस फैमिली में रूट्स में खड़ा आ जाता है और आके उसको रूट नोड्यूल बना देता है। ये पूरा पैराग्राफ हम पहले एक फर्स्ट लेसन में देख चुके हैं, मैंने उसको डिटेल में समझा दिया था, ये फिर से आ गया। इसको इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि सारे प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है एनिमल्स की तरह। द गैस दैट मेक्स अप 78% ऑफ द एयर, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। यहाँ पे दे रखा है कि सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कि अर्थ पर सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी और उसके साथ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अंदर ले पाते हैं, सारे नहीं ले पाते डायरेक्ट। That can नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, एयर से नाइट्रोजन सिर्फ वो ही ले पाते हैं। These microbes called biological nitrogen fixers, इसलिए उनको क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। बायोलॉजिकल क्योंकि वो लिविंग है, वो एटमॉस्फेरियर यानी एयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। Convert the elemental nitrogen to compound of nitrogen which can be absorbed by the plant roots,
इसको यहाँ से कन्वर्ट करके किसको दे रहे हैं, प्लांट को दे रहे हैं, प्लांट की रूट को दे रहे हैं फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल से निकाल करके। इन दिस मैनर सॉइल इज इनरिच्ड विथ नाइट्रोजन कंपाउंड एंड इट्स फर्टिलिटी इज इंक्रीज। इस तरह से इनकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब समझने के लिए, इस प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, पर ये यहाँ वाले एयर में से नाइट्रोजन ये ले नहीं सकता, डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो इस एयर वाली नाइट्रोजन को यहाँ रहने वाला बैक्टीरिया वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को अपने अंदर लेगा, उसको कन्वर्ट करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में इसको प्रोवाइड करवा देगा। तो यहाँ पर कौन आया, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से यहाँ पर आने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या बन गया, फ्रेंड बन गया। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल, जहाँ पर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम होता है, वहाँ की रूट में क्या बन जाते हैं, नोड्यूल्स यानी गांठें बन जाती है। ये चीज़ है। अब मैं ये ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पेज लेते हैं अपन। यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, आपको इसे नोट्स में बना के लिखना है, अंडरलाइन करते रहना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ तक अंडरलाइन करो और इसको नोट्स में लिख देना, ये होमवर्क है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके कंपाउंड नाइट्रोजन में बदल देना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सम प्लांट्स हैव नोड्यूल्स इन देयर रूट इन विच द बैक्टीरिया ग्रो। सम प्लांट्स हैव नोड्यूल्स, कुछ प्लांट में नोड्यूल बन जाते हैं और वो नोड्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के कारण ही बनते हैं। दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सच एज नाइट्रेट्स विच आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आपको ये नोट्स में नहीं लिखना है, आपको यहाँ तक ही लिखना है। इस एक लाइन में ये पूरा पैराग्राफ आ रहा है, उसके बाद मैं बता दूंगी कहाँ से लिखना है। तो आपको ये बता रहा है कि जो नाइट्रोजन हमने प्लांट को प्रोवाइड करवाई है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रोवाइड करवाई है वो किस फॉर्म में होती है, कंपाउंड नाइट्रोजन फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं soil because of their ability of fixing atmospheric nitrogen. The leguminous plants are commonly used in crop rotation. क्योंकि क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन मैंने बताया था कि बार बार एक ही फसल ना उगा करके हम पूरे फील्ड में हर सीज़न में सीज़न के अकॉर्डिंग हम प्लांट को चेंज कर रहे हैं। पहले ये वाली क्रॉप उगाई, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट सीज़न में हम दूसरी क्रॉप उगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि सॉइल में एक ही प्रकार का न्यूट्रिएंट कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, सारे न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट है जो है वो बैलेंस में रहेगा। कहाँ पर, सॉइल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक नाम आया है बैक्टीरियम राइजोबियम, अंडरलाइन करना है यहाँ पर, ये लाइन अंडरलाइन करते जाओ। द बैक्टीरियम राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम, ये बैक्टीरिया का नाम है। दिस relationship between the roots of plants such as peas and beans and the bacteria is a symbiotic one. symbiotic का मीनिंग है कि दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। 7th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाया था लाइकेंस, अगर आपको याद हो तो। एल्गी और फंजाई के रिलेशनशिप को लाइकेंस बोलते हैं और उस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ का फायदा होता है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर भी यही बैक्टीरिया जो है राइजोबियम, वो भी क्या है, सिम्बायोटिक, क्योंकि वो प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो प्लांट को भी फायदा हो रहा है और एज वेल एज प्लांट को उससे दूसरे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, प्लांट से दूसरे न्यूट्रिएंट राइजोबियम बैक्टीरिया को मिल रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, vinegar जिसको बोलते हैं acetic acid. Yeast is used for the commercial production of alcohol, wine and beer. सबसे ज़्यादा yeast, ये क्या है, yeast माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो अल्कोहल, वाइन और बियर बनाने में। तो यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, बेनिफिट हो रहा है। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in fruit juice and grains like barley, wheat and rice. मतलब क्या होता है कि हमारा जो यीस्ट होता है उसका मार्केट में पाउडर मिलता है यीस्ट का, जिस चीज़ में यीस्ट की ज़रूरत है उसके ऊपर वो पाउडर डाल दो। या फिर ये जो यीस्ट होता है वो कहाँ ग्रो करता है, तो बता रहा है ये शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट जूस, फ्रूट की जो जूस, फ्रूट का जो जूस होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, बार्ले, व्हीट, इन सब पे क्या प्रेजेंट होता है, यीस्ट।
यीस्ट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लिखना, अंडरलाइन करना, इसी को नोट्स में लिखना है आपको कि यीस्ट क्या करता है, तो शुगर को कन्वर्ट करके अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन करता है। ये लाइन आपको लिखनी है, जहाँ पे यीस्ट का यूज़ हो जाता है, यीस्ट क्या करता है, ये लाइन आपको लिख देनी है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये लाइन अंडरलाइन करो, इसको लिखने के बाद आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इस प्रोसेस का नाम है जिसमें शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। आपको लर्न हो जाएगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस में शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। इफ़ अ वीक शुगर सॉल्यूशन इज एक्सपोज टू द एयर in several days a frothy scum or the surface appears and the liquid begins to smell of alcohol। आपने देखा होगा कोई भी मीठी चीज़ जैसे शुगर सैप होता है, घर में बनी हुई शक्कर की चाशनी होती है, वो ज़्यादा दिन तक अगर खुली पड़ी रहे तो उसमें एक अलग सी स्मेल आने लगती है। वो स्मेल अल्कोहल से कुछ रिलेटेड होती है, तो उसी को कहते हैं हम अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल जो होती है। तो मैं आगे की क्लास में और नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो आप इसकी नोट्स बनाना और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। धातु और अधातु, धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण, पहले हम भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु के भौतिक गुण हमने देखा, चमकीले, चमकीला है या नहीं है, कठोरता के आधार पर कठोर है या नहीं है। धातु चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं। अधातुले चमकीले नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। आघात वर्धनीयता के आधार पर जिसको पीटने पर फैलता है, शीट में परिवर्तित हो जाता है, धातु कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है, सॉरी, पीटने पर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता गुण धातुओं में पाया जाता है। धातु को पीटने पर वह फैलता है, शीट में परिवर्तित हो जाता है। अधातु को पीटने पर वह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कल हमने पढ़ा था ऊष्मा के चालक और कुचालक के रूप में। आपने कुछ ऐसे पात्र देखे होंगे जिनके हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं, जैसे हमारे कुकर गर्म होता है। आप बिना प्लास्टिक और लकड़ी के हत्थे वाले को छू कर देखो, क्या होगा, गर्मपन, आप घायल भी हो सकते हैं ना। तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक का या लकड़ी का आवरण चढ़ा होता है। क्योंकि वह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके आधार पर भी हम धातु और अधातु की पहचान कर सकते हैं, ऊष्मा के चालक और कुचालक के रूप में। जैसा कि आपने 6th क्लास के अंदर एक प्रयोग किया था, प्रक्षेपण, ये विद्युत परिपथ का, ये पूरा परिपथ है, इसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है। बीच में हमने एक कील लगा रखी लोहे की। अगर इसकी जगह प्लास्टिक या लकड़ी की होती तो क्या होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो इसके आधार पर हमने पता लगाया था कि कौन विद्युत का चालक है, कौन विद्युत का कुचालक है। जैसा कि सामने दे रखा है एक सारणी, पदार्थों की विद्युत चालकता, लोहे की छड़, जैसा कि हमने वहाँ पर दे रखा है, लोहे की छड़, कील, है ना, विद्युत प्रवाह हो रहा है, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब वह विद्युत का सुचालक है। गंधक विद्युत का कुचालक है, कोयला विद्युत का कुचालक कहलाएगा, तांबे का तार विद्युत का सुचालक। तो हम कह सकते हैं कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार, है ना, सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला क्या है, कुचालक। तो यह अधातु है, गंधक और कोयला क्या है, अधातु। आगे देखो आप, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है।
तो हम भौतिक गुण तन्यता, जिसको खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है धातु का, जैसे एल्यूमिनियम तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है, तो यह धातु है जिसको धातु में गुण कौन सा है कि जिसको खींचकर लंबा कर दिया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम के तार, तांबे के तार बनाते हैं ना, तो ये धातु है। तो धातु का एक गुण हुआ कि धातु का वह गुण जिसमें खींचकर लंबा तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। यह धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, आप विद्यालय में घंटी या मंदिर में घंटी देखी होगी, आप बजाते हो, उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती कंपन के द्वारा। कभी आप छू कर भी देखना, विद्यालय की घंटी मान लो बजाई आपने, तो आप स्पर्श करके देखना, उसके अंदर एक कंपन उत्पन्न होगा। तो यह गुण धातु में पाया जाता है, ध्वनिकता वाला गुण, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। मंदिर में घंटी बजा रहे हो आप, जो घंटी होती है वह भी धातु की बनी होती है। अगर उसकी जगह आप लकड़ी की घंटी लगा लो और फिर उसको बजाओ, क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि धातु से बनी वस्तु को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निदान ध्वनि उत्पन्न होती है। माना कि आपके पास दो समान डिब्बे, प्रयोग भी कर सकते हैं आप कि एक लकड़ी से निर्मित है और दूसरा धातु से। दोनों डिब्बों पर चोट करके बताओ कौन सा धातु का बना है, क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करती, अतः वे ध्वनिक कहलाएंगे, और धातु के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक उत्पन्न नहीं करती। तो कहने का मतलब धातु में ध्वनि का गुण होता है, ध्वनिक होती है, जिससे ध्वनि निकलती है। जो भी हमने क्रियाकलाप देखा उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उक्त क्रियाकलाप करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ग, तन्यत, धानिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिन्हें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के उदाहरण जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके अतिरिक्त है ना, इसके विपरीत जैसे कोयला, सल्फर जैसे पदार्थ नर्म हैं तथा चूरा हो जाते, ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। ये पदार्थ अधातु कहलाते। तो अधातु के उदाहरण देख लो आप, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। तो हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर हमने धातु कौन से हैं, अधातु कौन से हैं। तो आज आप क्या करेंगे, धातु और अधातु के भौतिक गुणों को याद करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।